Hello students, welcome back. Students, in the last lecture, we were discussing about types of covalent bond. So, last lecture में हम discuss कर रहे थे types of covalent bonds. तो हमने दो type जो थे वो बनाए थे और ये दो type किस basis पे बनाए थे कि किस तरह के atoms जो है वो covalent bond बना रहे हैं. एक कैटेगरी आती है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरी कैटेगरी है पोलर कोवलेंट बॉन्ड. पोलर कोवलेंट बॉन्ड. नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? जब सेम एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ बॉन्ड. एग्जाम्पल हाइड्रोजन. तो ये जो बॉन्ड बना है इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में, दिस इज कॉल्ड अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. फ्लोरीन एक्सेट्रा. यहां पर क्या हो जाएगा? व्हेन डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ बॉन्ड, देन इट इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड. एग्जाम्पल HF, HCl, HBr. तो जब दो अलग अलग एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तब जो बॉन्ड बनता है वो एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है. अब देखो क्या रीजन है, ये नॉन पोलर कैसे और ये पोलर कैसे. तो इसके पीछे रीजन जो है वो आपको सेकंड पॉइंट से समझ में आएगा. जो मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्ड बना है वो अगर सेम एटम्स का बना है तो वहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता. When same atoms combine, they have same electronegativity. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ऐसे एटम्स की वो सेम रहती है और इसी वजह से hence the shared pair of electron remains in between atoms. तो जो शेयर्ड पेयर है वो एटम्स के बीच में ही रहता है, किसी भी एटम की तरफ शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब दोनों की इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की ताकत क्या है? सेम है. तो इस वजह से इस मॉलिक्यूल में कोई भी पोलैरिटी नाम की चीज इंड्यूस नहीं होती. लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं? डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंट रहेगी तो इससे क्या होगा? दोनों की इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर अलग है. हेंस द इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, विच डेवलप्स अ पोलैरिटी, जिसकी वजह से एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है मॉलिक्यूल के अंदर, बॉन्ड के अंदर. तो देखो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जब जुड़ेगा तो क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे एक डेल्टा पॉजिटिव और क्लोरीन पे एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो पोलैरिटी जनरेट हो गई इस मॉलिक्यूल के अंदर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. और क्योंकि पोलैरिटी आ गई इसी वजह से इसको क्या बोला जा रहा है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड. तो जब भी डिफरेंट एटम्स कोई बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है एटम्स के बीच में, और इसी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसके अंदर पोलैरिटी होती है, और पोलैरिटी होने के कारण ये जो मॉलिक्यूल है इसको क्या बोला जाएगा? इट इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड. अब यहां पर एक पॉइंट नोट कर लो बच्चों. मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स. तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं. ठीक है. और मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड
जिसमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो आगे हम अगर ये बोले कि हाइड्रोजन H2 गैस का जो मॉलिक्यूल है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो आप ये बात समझ जाना कि सेम एटम्स जो है वो इस मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, इस वजह से यहां पर कोई भी पोलैरिटी नहीं आ पाती, इसी वजह से ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। और आगे अगर हम HCl को एक पोलर मॉलिक्यूल बोले तो आप ये बात समझ जाना, क्योंकि डिफरेंट एटम्स जो थे वो इस बॉन्ड को बना रहे थे, इस वजह से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसने कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर दिया, जिसकी वजह से यहां पर एक पोलैरिटी आ गई, और इसी वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, एक पोलर मॉलिक्यूल। अब बच्चों हमने यहां पर क्या देखा कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट एटम्स जो है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको। अगर ये एटम्स जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थे, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, तो यही पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड में। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आयनिक बॉन्ड is a special case of, it is a special case of polar covalent bond। तो इस बात को नोट कर लेना, मैं यहां पर रीजन आपको बता रहा हूं। when the two different atoms forming the bond have large electronegativity difference, then the more electronegative atom completely transfer the shared pair of electron towards itself। ठीक है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कंप्लीटली क्या कर लेता है, ट्रांसफर कर लेता है, मतलब पुल कर लेता है। एज अ रिजल्ट आयंस आर फॉर्म्ड which produces ionic bond। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बना, जब दो एटम्स जो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहे थे, उनमें से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था इस दूसरे एटम से कि उसने इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ही पुल कर लिया कंप्लीटली, जिसकी वजह से कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन हो गई। तो एग्जांपल देखो NaCl, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.8, क्लोरीन की 3.0, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो इस वजह से क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन सोडियम का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लेता है, पुल कर लेता है कंप्लीटली। अब क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ गया, इस वजह से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जब चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, कंप्लीटली चार्ज सेपरेट हो जाता है, तब जो बॉन्ड बनता है दैट इज आयनिक बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा अपोजिट चार्ज होने की वजह से, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड जो है वो एक स्पेशल केस होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का, और ये कब बनता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के बीच में बहुत ज्यादा हो जाता है, तब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम पे कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से एक एटम पे तो नेगेटिव चार्ज, दूसरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज, आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है, और आयंस के बीच में कैसा बॉन्ड रहता है, हमेशा आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड इज अ स्पेशल केस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए अब देखो बच्चों, हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी यहां पर अभी कि भाई जो मॉलिक्यूल जिसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उस मॉलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कह सकते हैं।
और पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स जिसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल होंगे। जब इस बात को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया, किस बात को वेरीफाई किया गया, मैं यहां पर लिख रहा हूं मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड are called polar molecules। ठीक है, तो जब इस बात को हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं, एक्सपेरिमेंटली व्हेन इट इज वेरीफाइड, कैसे वेरीफाई करते हैं, जो मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल हमने सोचे थे उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के देखते हैं कि इनका बिहेवियर कैसा होता है। तो हमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चला जिनके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड था, पोलैरिटी जो थी मॉलिक्यूल के अंदर थी, लेकिन इसके बाद भी मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा था। तो जब हमने इस स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने की कोशिश की कि क्या सभी मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कोई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो सभी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो कैसे चेक करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे जिनके अंदर कोई पोलैरिटी या पोलर बॉन्ड होगा। लेकिन हमें यह पता चला कई ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिनके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट था, लेकिन उसके बाद भी एक्सपेरिमेंटली उनका बिहेवियर जो है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के जैसा था। तो यहां पर हम इस चीज को अब नोट करेंगे। मैनी मॉलिक्यूल्स या मैनी मॉलिक्यूल्स वर फाउंड टू हैव polar covalent bond, but still their behavior in electric and magnetic field is like a non-polar molecule। तो एग्जाम्पल BeCl2, दो पोलर बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल के अंदर, एक इधर वाला, ये वाला बॉन्ड जो है ये भी पोलर है, और ये वाला बॉन्ड जो है ये भी पोलर है, लेकिन इसके बाद भी ये मॉलिक्यूल जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक और एग्जाम्पल ले लो BeCl3, इसके अंदर तीन बॉन्ड ऐसे हैं जो कि पोलर है, लेकिन इसके बावजूद इसका बिहेवियर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो यहां पर स्टेटमेंट लिखी है जिसमें हमने ये बोला कि जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा वो एक पोलर मॉलिक्यूल रहेगा, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक नहीं है। तो अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, इसका जो है वो रीजन देने के लिए, इसको जस्टिफाई देने के लिए हम एक नई चीज जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आइए समझते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं इस तरीके से, जो भी मॉलिक्यूल दो डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हमें एक चार्ज सेपरेशन देखने को मिलेगा। ये जो चार्ज सेपरेशन है ये इस मॉलिक्यूल को क्या बना देता है, दिस मेक्स दिस मॉलिक्यूल एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये चार्ज सेपरेट जो हुआ है वो इसको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देता है, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसके चार्ज सेपरेटेड को जब हम इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमें क्वांटिटी मिलती है दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट।
तो कोई भी मॉलिक्यूल जो दो डिफरेंट एटम्स का बना है उसके अंदर चार्ज सेपरेशन होगा। ये चार्ज सेपरेशन जब आप इन एटम्स के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जो क्वांटिटी मिलेगी दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर अब हम डेफिनेशन लिख देते हैं। डाइपोल मोमेंट इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ charge separated between two atoms and the internuclear distance between them। तो इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इस डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। इट इज रिप्रेजेंटेड विद म्यू और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू इज इक्वल टू, डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेपरेटेड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मान लो हमारे पास ये दो एटम्स हैं, ये दोनों एटम्स जो है वो एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे। तो क्योंकि डिफरेंट एटम थे इस वजह से चार्ज सेपरेशन हुआ। तो भाई ए के एटम का जो न्यूक्लियस है और बी के एटम का जो न्यूक्लियस है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जितना भी चार्ज सेपरेट हुआ यहां पर, जो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव आप लिख रहे हो, दिस इज क्यू। ठीक है, तो जितना भी चार्ज जो है वो सेपरेट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इस एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम ने अपनी तरफ पकड़ के खींच लिया है, तो इसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, चार्ज सेपरेटेड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जिसके बराबर आएगा, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर हमें ये चीज जो है इसका ध्यान रखना है कि डाइपोल मोमेंट जो आया है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब देखो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपके पास सिर्फ एक ही बॉन्ड है, ठीक है, तो यहां पर हम डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ जाता है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेगा। इफ द, पहले ये स्टेटमेंट लिखो, इन अ मॉलिक्यूल द नेट डाइपोल मोमेंट is the resultant of individual dipole of every bond। तो हर एक बॉन्ड जो है, जो दो डिफरेंट एटम से मिलकर बना होगा, उसके इंडिविजुअल डाइपोल का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तब जो डाइपोल मोमेंट आएगा दैट इज कॉल्ड नेट डाइपोल। तो म्यू नेट इज इक्वल टू जितने भी बॉन्ड हैं उन सब का डाइपोल आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो इसको नेट डाइपोल मोमेंट हम बोल रहे हैं। ठीक है, और नेट डाइपोल मोमेंट जो है, अब ये स्टेटमेंट लिखो, इफ म्यू नेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0 देन इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो म्यू नेट अगर 0 आ गया किसी मॉलिक्यूल का तो वो मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। और अगर म्यू नेट जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल का नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अब आओ देखो समझते हैं इस चीज को, क्या मतलब है इन दोनों स्टेटमेंट का। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, अभी जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल, सबसे पहले हम सबसे सिंपल मॉलिक्यूल से शुरुआत करते हैं जो दो अलग अलग एटम से मिलकर बना है, H और Cl। बच्चों क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है।
तो खींच लेगा तो भाई इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो चार्ज सेपरेशन हो गया, ठीक है, और इसका डिस्टेंस जो है उससे आप क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर एक ही बॉन्ड है तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, तो म्यू नेट इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, हेंस दिस मॉलिक्यूल इज पोलर। तो जब एक ही बॉन्ड है तो एक ही बॉन्ड का नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है, और इस वजह से ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा, पोलर मॉलिक्यूल। एक बात और नोट कर लेना बच्चों, डाइपोल मोमेंट जो है इसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी बॉन्ड जिसका आप डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हो उसमें जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ टेल रखनी है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ हेड रखना है। तो ये जो एरो है ये हमें डायरेक्शन बताती है इस डाइपोल की, ठीक है। तो एरो किस लिए यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन बताने के लिए। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही एरो है, मतलब डाइपोल मोमेंट होगा। तो दिस मॉलिक्यूल इज पोलर मॉलिक्यूल। दूसरा एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलकर बना होता है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहां रहता है, सेंटर में। सेंटर में रहेगा तो इसमें कोई चार्ज सेपरेशन होगा ही नहीं, तो Q जीरो हो गया। Q जीरो हो गया तो हमारा म्यू क्या आ जाएगा, जीरो। म्यू जीरो आ गया, इसका मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो आ गया, इसका मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा ये। चलिए अब एक और एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। अब आ जाते हैं एक ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें दो बॉन्ड प्रेजेंट है, BeCl2। अब देखो BeCl2 का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, वेस्पर थ्योरी में भी बना के देखा था, लीविस बॉन्ड जब हमने किए थे तब भी बना के देखा था। इसके अंदर दो बॉन्ड होते हैं बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में। दोनों बॉन्ड जो है उसका शेयर्ड पेयर किसकी तरफ शिफ्ट रहता है, क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव, बेरिलियम पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। तो दो दो बॉन्ड है यहाँ पर। तो देखो दोनों बॉन्ड का वेक्टर जो है वो अलग अलग बनाना पड़ेगा। इसका हम मान लेते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट आता है μ1 और इसका डाइपोल मोमेंट क्या आता है, μ2। तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है उसकी एरो इधर लगेगी, क्योंकि क्लोरीन इधर है डेल्टा नेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हेड रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ टेल रहेगी। ऐसे ही ये वाला बॉन्ड है, इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ टेल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हेड। अब देखो ये हो गया हमारा μ1 और ये हो गया हमारा μ2, ठीक है। अब हम म्यू नेट निकालते हैं, नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या आएगा। तो देखो μ1 और μ2 के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो μ1 प्लस μ2 करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड तो आएगा सेम। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, एरो नहीं लगा रहा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड इज सेम, क्योंकि सेम बॉन्ड है दोनों तरफ, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई ऑपोजिट। तो इसका मतलब एक के सामने अगर तुम पॉजिटिव लगा रहे हो तो दूसरे के आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव। तो इसका नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो। तो दो वेक्टर थे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट थी, इस वजह से साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग दोनों का नेट रिजल्टेंट जीरो हो गया, और इसी वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा आता है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो बच्चों आपने फिजिक्स में वेक्टर एडिशन तो कर ही लिया होगा, तो इसको दो वेक्टर की तरह आप कंसीडर कर लेना, दोनों वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन डिफरेंट, इस वजह से ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। चलो एक और मॉलिक्यूल देखते हैं, BCl3। BCl3। अब देखो बच्चों यहां पर थोड़ा सा है ना मैथमेटिक्स जो है वो लग जाती है, मैथमेटिक्स 10th क्लास की लगेगी जो आप पढ़ के आए हो, ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। BCl3 का मॉलिक्यूल जो है उसकी ऐसी शेप बनती है, हम यहां से क्या करते हैं, ये जो बॉन्ड था इसे एक लाइन जो है वो नीचे की तरफ एक्सट्रापोलेट कर देते हैं। ये हो गई हमारी z एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये एंगल हो गया z और y के बीच में कितना एंगल रहता है, 90 डिग्री का एंगल रहता है, ठीक है। BCl3 का मॉलिक्यूल जो होता है उसका एंगल कितना रहता है, 120 डिग्री का। तो भाई ये लाइन जो है वो इन दोनों एंगल्स को क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 60 डिग्री और 60 डिग्री में, क्योंकि ये एंगल भी तो 120 डिग्री रहेगा, तो 120 का हाफ कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये 90 डिग्री था, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आ गया, दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब देखो ये वाला जो बॉन्ड है इसका डाइपोल मोमेंट मैं मान लेता हूं μ1 है, और इसका डाइपोल मोमेंट μ2 है, और इसका डाइपोल मोमेंट μ3 है।
ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस मॉलिक्यूल का नेट रिजल्टेंट निकालना है। नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, तो पहले मैं इंडिविजुअल इन सबका ऐड करके रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालता हूं कितना आएगा। तो देखो ये वाला ट्राइंगल आप मान लो, ये वाला ट्राइंगल, ये एक्सिस और ये वाला बॉन्ड, तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये एंगल 90 डिग्री है, ये इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चों, अगर हम cos 30 लेते हैं, cos 30 डिग्री, इस ट्राइंगल का cos 30 डिग्री, ये एंगल जो है वो हमारा 30 डिग्री है। तो cos 30 डिग्री किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर। बेस कहां है, ये रहा, हाइपोटेनियस कहां है, ये रहा। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, μ1। तो ये वाली एक्सिस जो है ये तो हो गई तुम्हारी μ1 cos 30 डिग्री के बराबर। और ऐसे ही ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा इधर, इसमें भी ये एंगल कितना रहेगा, 30 डिग्री। तो ये बेस जो आएगा ये कितना आ जाएगा, μ2 cos 30 डिग्री। ठीक है, तो इस एक्सिस के अलाउंग ये जो वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन आप निकालोगे μ1 cos 30 और इसके अलाउंग μ2 cos 30। अब इस वाली डायरेक्शन जो है y एक्सिस की तरफ, इसका निकालो ओरिएंटेशन कितना आएगा इस वेक्टर का। तो इस वेक्टर को आप यहां पर एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हो गई हमारी हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाला हमारा हाइपोटेनियस है, तो जो वैल्यू यहां पर आएगी वही वैल्यू यहां पर आएगी। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो sin 30 अगर मैं निकालता हूं, sin 30, तो इस ट्राइंगल का निकाल रहा हूं मैं, इस ट्राइंगल का sin 30। sin 30 किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कहां है, ये रहा, तो जितनी वैल्यू इसकी रहेगी उतनी वैल्यू इस एक्सिस पे आएगी। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना है, μ1, तो इसकी जगह मैं रख देता हूं μ1। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, μ1 sin 30 डिग्री। तो ये जो परपेंडिकुलर मैंने माना है, दिस इज योर μ1 sin 30। ये μ1 sin 30 है, तो ये भी μ1 sin 30 रहेगा। तो इन दोनों बॉन्ड्स का रिजल्टेंट जो आएगा वो इसी लाइन के ऊपर आएगा जो y एक्सिस है हमारी। तो इसका भी आ गया μ1 sin 30, इस वाले ट्राइंगल का μ1 sin 30 डिग्री आ गया। sin 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, μ1/2। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की वजह से इसके ऊपर प्रोजेक्शन जो निकालोगे इस वेक्टर का वो कितना आ जाएगा, μ1/2। अब ऐसे ही ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये किसके बराबर रहेगा, μ2 sin 30 के बराबर रहेगा। μ2 sin 30 का मतलब μ2/2। तो इसकी वैल्यू जितनी भी रहेगी उतनी ही इस एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, μ2 sin 30, इसका मतलब μ2/2। ये प्रोजेक्शन μ2/2, इधर वाला प्रोजेक्शन भी μ2/2, दोनों का एडिशन करोगे तो क्या आ जाएगा, तो μ1 sin 30 प्लस μ2 sin 30, दिस इज इक्वल टू μ1/2 प्लस μ2/2, मतलब μ1 प्लस μ2/2। तो दोनों जो है वो बॉन्ड हमारे सेम है, इस वजह से इन दोनों का नेट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, μ/2। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो μ है, इसका मैग्नीट्यूड भी μ है। दो ये डायरेक्शन जो है वो इसकी ऊपर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन जो है वो नेट रिजल्टेंट की नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, तो नेट रिजल्टेंट की डायरेक्शन दोनों की, इसकी भी μ वैल्यू आ रही है, इसकी भी μ वैल्यू आ रही है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं बच्चों, μ1 और μ2 मैंने दो अलग अलग वेक्टर्स माने थे, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। तो मैग्नीट्यूड निकाला है यहां पर, इसलिए मैंने μ1 और μ2 को क्या रख दिया, μ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, μ, लेकिन इसकी डायरेक्शन कहां रहेगी, नीचे की तरफ। तो मैं ये मॉलिक्यूल यहां पर फिर से बना रहा हूं आपको समझाने के लिए कि जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, BCl3 के अंदर, तो ये हमारा बॉन्ड जो है इसको हमने μ1 मान लिया, दिस इज μ2, दिस इज μ3। इन तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि तीनों सेम बॉन्ड है, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम एटम्स। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, μ आया, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, μ है। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन और इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। दो वेक्टर्स अगर तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में है तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच में से ही जाएगा।
इसका मैग्नीट्यूड भी म्यू, इसका मैग्नीट्यूड भी म्यू, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, म्यू नेट इज इक्वल टू 0। तो म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों बॉन्ड जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से म्यू जो BCl3 का होता है नेट, वो भी क्या रहता है, 0। और 0 आने का मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो BCl3 में आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। चलो अब मैं आपको इन दोनों एग्जांपल्स के बेसिस पे एक ऑब्जर्वेशन, एक जनरल पॉइंट जो है वो लिखवा रहा हूं। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके, जैसे कि BeCl2। देखो यहां से अगर मैं इस मॉलिक्यूल को डिवाइड करूं तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। जो भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल रहेगा उसका नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 मिलेगा, और ऐसे मॉलिक्यूल क्या होंगे, नॉन पोलर। इसको देखो, इसको मैं यहां से अगर डिवाइड करूं तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब ये भी एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। तो BCl3 इसको अगर आप यहां से डिवाइड करते हो तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इसी वजह से इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0। एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूं, CH4 मीथेन। मीथेन का नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट देखो कितना आएगा। तो एग्जांपल है CH4। CH4 में क्या होता है बच्चों, ये दो एटम्स एक प्लेन में, ये दो एटम्स दूसरे प्लेन में, ठीक है। तो आप अगर यहां से एक प्लेन पास करते हो इस मॉलिक्यूल के थ्रू, तो ये भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब ये भी एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। तो अगर ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो म्यू नेट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0, मतलब ये मॉलिक्यूल भी कैसा रहने वाला है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम एक भी एटम जो है वो अलग कर देते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे कि ये कर दिया हमने CH3F, एक एटम जो है वो मैंने चेंज कर दिया। तो जब आप एक एटम चेंज कर देते हो तो मॉलिक्यूल जो है वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बन जाता है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अब इसकी सिमेट्री जो है वो खत्म हो गई, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका नेट डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगा। तो इन मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाएगा, दिस आर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये फर्क पड़ता है जो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं किसी मॉलिक्यूल में, उनका। यहां पर हाइड्रोजन है, तो एक एटम भी अगर मैं चेंज कर देता हूं तो मॉलिक्यूल जो है वो कैसा हो जाएगा, हमारा नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा, ये मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल में देखो ये बॉन्ड जो है ये एक पोलर बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज्यादा है, तो डाइपोल बनेगा ऊपर की तरफ, कार्बन की तरफ। ऐसे ही ये वाला भी डाइपोल ऊपर की तरफ बनेगा, ये वाला भी डाइपोल ऊपर की तरफ बनेगा। लेकिन फ्लोरीन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका बॉन्ड जो है वो फ्लोरीन की तरफ रहेगा। तो इन तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, μ1 μ2 और μ3 का, वो कहां रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, और ये बॉन्ड भी ऊपर की तरफ ही है। तो नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, कोई वैल्यू आएगी, 0 नहीं आया, इस वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल। चलिए अब अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा। तो बच्चों लोन पेयर अगर आ जाता है तो आप इस चीज का जो है वो ध्यान रखेंगे। अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर का जो डाइपोल हम दिखाते हैं, जो एरो हम बनाते हैं, वो हमेशा अवे फ्रॉम द एटम रहेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लो, एटम्स हैविंग लोन पेयर, तो उनका जो डाइपोल दिखाया जाता है वो हमेशा अवे फ्रॉम द एटम होता है। देयर डाइपोल moment is represented with arrow directing away from atom। तो अब देखो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल करते हैं जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है। सबसे पहला एग्जांपल है वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर हमने बनाया था बच्चों, वेस्पर थ्योरी में भी बनाया था, वीबीटी के अंदर भी हमने एक्सप्लेन किया था। दो बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है हाइड्रोजन से, इस वजह से इस बॉन्ड का डाइपोल आएगा इधर की तरफ,
इस बॉन्ड का डाइपोल होगा इधर। अभी मैंने आपको बताया लोन पेयर जो है उनका डाइपोल हमेशा क्या रहता है, अवे फ्रॉम द एटम। तो ये वेक्टर जो है इस वेक्टर के साथ क्या करेगा, ऐड हो जाएगा, ये वेक्टर इस वेक्टर के साथ ऐड हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर मैं ऐसे बना सकता हूं कि मॉलिक्यूल मान लो एक पॉइंट है मेरा, तो इस पॉइंट से दो वेक्टर्स निकल रहे हैं, एक इधर की तरफ और दूसरा वेक्टर इधर की तरफ। इन दोनों का नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, इनके बीच में से जाएगा। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो है इसका भी नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। और नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसका मतलब दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अब आ जाते हैं एक और एग्जांपल पे, NH3 अमोनिया। अमोनिया में बताओ मॉलिक्यूल पोलर होगा या नहीं होगा। तो NH3 स्ट्रक्चर कैसा बनाया था, वेस्पर थ्योरी में हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था। ये 3 हाइड्रोजन के एटम्स कनेक्टेड है और ऊपर एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर का डाइपोल तो भाई ऊपर जाएगा, अवे फ्रॉम द एटम। ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ज्यादा है, तो इनका डाइपोल बनेगा इसकी तरफ। अब देखो ये एक पिरामिड की तरह है, नाइट्रोजन ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, तो इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहां जाएगा, ऊपर। और लोन पेयर का भी जो वेक्टर है वो ऊपर की तरफ है, तो इस मॉलिक्यूल का नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो भी जीरो नहीं होगा, इसकी कोई वैल्यू होगी। तो इसका मतलब दिस इज आल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल। चलिए एक और एग्जांपल, आपको एक क्वेश्चन जो है वो दिख जाएगा बुक्स के अंदर कि NH3 जो है और NF3 है, इनका अगर डाइपोल मोमेंट कंपेयर किया जाए तो NH3 का डाइपोल मोमेंट जो आता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3। एक्सप्लेन करो इस बात को, प्रूव करो। तो देखो बच्चों NF3 का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें लोन पेयर तो रहेगा ही, हाइड्रोजन की जगह 3 फ्लोरीन के एटम्स लगा दो। अब देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 4, नाइट्रोजन की कितनी होती है 3, मतलब नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा है। तो आप जो डाइपोल बनाओगे, एरो जो लगाओगे, वो किसकी तरफ रहेगी, फ्लोरीन की तरफ। तो तुम्हारे पास 3 वेक्टर्स हैं, इन तीनों वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है और लोन पेयर की डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है। तो भाई तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहां आएगा, नीचे की तरफ, लोन पेयर का है ऊपर की तरफ। तो ये जो नेट रिजल्टेंट आया है इन तीनों का, और ये जो लोन पेयर की वजह से हमारा डाइपोल मूवमेंट है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, एक दूसरे को ऐड कर रहे थे। तो कैंसिल करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट जो है वो जीरो तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू इससे कम हो जाएगी। तो आप कैसे लिखोगे इस आंसर को, आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन डाइपोल मूवमेंट ऑफ NF3, एक्सप्लेन व्हाई। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, in NH3 the resultant dipole due to 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इन तीनों को बॉन्ड का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है एड विद द डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर, hence there is additive effect, there is addition which makes mu net value high। ठीक है, नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। इन केस ऑफ NF3 the net resultant dipole of 3 nitrogen fluorine bond कहां पर है, ये opposite is opposite to dipole moment of lone pair, hence they reduce the magnitude of net resultant dipole moment।
Therefore, mu net of NF3 is less than mu net of NH3। तो इस तरीके से आप जो है वो इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो मॉलिक्यूल हैं उनका नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा वो डिपेंड करता है उसके वेक्टर्स की डायरेक्शन के ऊपर। तो बच्चों ये हो जाता है हमारा डाइपोल मोमेंट। अब अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये बताओ ये 3 मॉलिक्यूल हैं, अब बताओ किसका डाइपोल मोमेंट जो है वो सबसे ज्यादा होगा। तो देखो 3 मॉलिक्यूल है और तीनों के अंदर जो है वो एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा है, तो इसका डाइपोल ऐसे बनेगा। हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे बनेगा। हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन ऐसे है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे बनेगा। अब इस केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका नेट डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पर हम यूज करते हैं अपना फॉर्मूला। फॉर्मूले में हमने क्या लिखा था, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब देखो फ्लोरीन जो है ये साइज में छोटा है, साइज में छोटा है, तो हाइड्रोजन की और फ्लोरीन के बीच का जो डिस्टेंस रहने वाला है, दिस डिस्टेंस d इज गोइंग टू बी स्मॉल। क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन इसकी साइज फ्लोरीन से बड़ी है। फ्लोरीन से बड़ा होगा तो डिस्टेंस d जो है वो बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा होगा। ब्रोमीन इन दोनों से बड़ा है साइज में, तो इसके केस में d और भी ज्यादा होगा। और हमने फॉर्मूले में क्या देखा था, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे डाइपोल मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब ये फैक्टर देखो, डिस्टेंस जो है वो तो इस ऑर्डर में चल रहा था, डिस्टेंस इसका ज्यादा है इससे और इसका ज्यादा है इससे। तो डिस्टेंस को अगर हम क्राइटेरिया माने तो डाइपोल मूवमेंट इसका ज्यादा होना चाहिए इससे और इसका ज्यादा होना चाहिए इससे। लेकिन अगर हम चार्ज सेपरेशन देखें तो देखो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन। फ्लोरीन से कम कौन, क्लोरीन, और उससे कम कौन, ब्रोमीन। तो अगर हम Q को देखते हैं तो Q के हिसाब से यहां पर ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा। Q जो है वो इसका ज्यादा रहेगा इससे, ठीक है। तो Q ऑफ दिस इज ग्रेटर देन Q ऑफ दिस। इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 और इसको हम मान लेते हैं Q3। तो Q3 इसका ज्यादा रहेगा, Q2 ज्यादा रहेगा Q3 से। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कंपेयर की जाए तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, क्लोरीन ज्यादा है ब्रोमीन से। इस वजह से ये ज्यादा इधर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस जो है वो तो HBr को फेवर कर रहा है और चार्ज जो है वो HF को फेवर कर रहा है। तो ऐसे केस में अब आंसर जो है वो कैसे दिया जाएगा, तो देखो यहां पर आप नोट कर लेना, व्हेन Q एंड D कॉन्ट्राडिक्ट देन फेवर Q। तो चार्ज को फेवर किया जाता है, तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर आ रहा है यही रहेगा हमारा डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। तो कौन जो है किस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो HF का डाइपोल मोमेंट म्यू ऑफ HF इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ HCl इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ HBr। तो ये डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट है जिसको हम यहां पर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये चीज बताने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा, बाय लुकिंग एट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड 3 डायमेंशनल स्पेस में किधर है। ठीक है, तो आप पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल की शेप देखकर, उसके बॉन्ड की डायरेक्शंस देखकर फिर आप बता सकते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते सिंपली देखकर कि मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो ये हो गया डाइपोल मूवमेंट का कंसेप्ट, जो हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर रहेगा और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर रहेगा। अब इस डाइपोल मूवमेंट की जो है वो कई सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो एप्लीकेशंस बच्चों ये नोट कर लीजिए, कई जगह यूज किया जाता है डाइपोल मूवमेंट के कंसेप्ट को। तो अब मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मूवमेंट जो है ये लिखवा रहा हूं। सबसे पहली एप्लीकेशन अभी हमने पढ़ा, इन डिटरमाइनिंग पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड। कौन बॉन्ड कितना ज्यादा पोलर है ये कौन डिसाइड करेगा, डाइपोल मूवमेंट डिसाइड करेगा।
तो अभी मैंने आपको बताया म्यू एच एफ इज ग्रेटर देन म्यू एच सी एल इज ग्रेटर देन म्यू एच बी आर। इसका मतलब दिस इज मोर पोलर देन HCl एंड HCl इज मोर पोलर देन HBr। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर निकालने में भी डाइपोल मोमेंट जो है वो हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है वो कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट कितना है डिवाइडेड बाय आयनिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फॉर्मूले का यूज करके एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कितना किया, थियोरेटिकली जो है वो कितना आ रहा था, डिवाइड कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाता है बॉन्ड में कितना है। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट whether the given compound is ionic or covalent। तो देखो बच्चों, आंसर जो है अगर तुम्हारा मोर देन 50% आ जाता है इस फॉर्मूले का यूज करके तो मॉलिक्यूल तुम्हारा आयनिक रहेगा। ठीक है, सो इफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर is greater than 50% then ionic compound, तो हमारा कंपाउंड कैसा रहेगा आयनिक। if percentage ionic character is less than 50% then covalent compound, तो कंपाउंड हमारा कैसा रहेगा कोवलेंट। तो डाइपोल मोमेंट जो है उसको इस फॉर्मूले में यूज करके और हम ये बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल कितना परसेंट आयनिक है, मतलब वो एक आयनिक कंपाउंड है या कोवलेंट कंपाउंड है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन कहती है, अभी मैंने एक पॉइंट लिखवाया था आपको कि जो मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिक होते हैं उनका नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आता है 0। तो थर्ड एप्लीकेशन यही है, इन डिटरमाइनिंग सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की सिमेट्री का आइडिया लग जाता है डाइपोल मोमेंट से। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो इफ mu net of a molecule is equal to 0 and it is made up of same types of atoms या फिर कह लो bonds, then the molecule has symmetry in it। तो मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर क्या रहेगी सिमेट्री। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट जो है वो 0 नहीं आ रहा है देन द मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो एसिमेट्रिक होगा जिसका नेट रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं आएगा। तो आप डाइपोल मोमेंट की वैल्यू देखकर ये बता सकते हो मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट जो है उस एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कीन्स जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। तो आप ये बता सकते हो कि कौन सी एल्कीन है। ठीक है, तो फोर्थ एप्लीकेशन, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस एल्कीन। एल्कीन किसको बोलते हैं, उस मॉलिक्यूल में जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो मान लो मेरे पास जो है एक तो ये एल्कीन है जिसमें 2 CH3 लगे हैं, 2 हाइड्रोजन लगे इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, और एक ये एल्कीन है जिसमें CH3 सेम साइड लगा हुआ है। ठीक है, तो इस एल्कीन को जिसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट ऑपोजिट साइड लगा होता है इसको बोलते हैं ट्रांस एल्कीन, और जिसमें सेम साइड लगा होता है इसको बोलते हैं सिस एल्कीन। तो मैंने आपको इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो मॉलिक्यूल दे दिया और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये बताओ सिस एल्कीन है या ट्रांस एल्कीन है जो मैंने आपको दिया है।
तो आप बिना कोई केमिकल रिएक्शन कराए डाइपोल मोमेंट की मदद से ये बता सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल दिया गया है आपको। यहां देखो बच्चों, ये जो बॉन्ड होता है इसका डाइपोल रहता है इधर और इस बॉन्ड का डाइपोल रहता है इधर। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या हो गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो ये वेक्टर इस वेक्टर के इफेक्ट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। क्यों? इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि दोनों ही सेम एटम से बने हैं। तो डायरेक्शन ऑपोजिट थी, मैग्नीट्यूड सेम था, इस वजह से दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ऐसे ही इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को देखो, ये दोनों बॉन्ड जो है मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो ट्रांस एल्कीन का नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आता है, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। तो ये मॉलिक्यूल अगर आपको दिया जाए, आप इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो चेक कर लीजिए। डाइपोल मोमेंट अगर 0 आ गया, इसका मतलब हमें जो गिवन मॉलिक्यूल है वो एक ट्रांस एल्कीन है। लेकिन सिस एल्कीन में देखो, इसका वेक्टर इधर बनेगा, इसका वेक्टर इधर बनेगा, इसका वेक्टर इस साइड बनेगा, इसका वेक्टर इस साइड बनेगा। अब ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डिफरेंट, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर CH3 है। तो इस मॉलिक्यूल का नेट रिजल्टेंट जो है वो इन दोनों बॉन्ड्स का 0 नहीं हो पाएगा, कम हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, ये मैग्नीट्यूड कम रहेगा, तो नेट जो वेक्टर आएगा इन दोनों से वो क्या रहेगा, ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। इसका भी नेट वेक्टर जो आएगा वो ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। तो दिस मॉलिक्यूल इट विल नॉट हैव अ नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0। तो ध्यान रखना, ये वेक्टर और ये वेक्टर मैग्नीट्यूड में अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग एटम्स जो है वो यहां पर ये बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। ठीक है, तो यहां पर नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आता सिस एल्कीन का, और 0 नहीं आता, इस वजह से क्या रहता है, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये मॉलिक्यूल जो है ये एक पोलर मॉलिक्यूल रहता है। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो सिस एल्कीन है या ट्रांस एल्कीन है बाय लुकिंग एट द नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया बच्चों डाइपोल मोमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।